देखिए हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड देखेंगे हम, नेशनलिज्म इन इंडिया। पहले तो इसका मतलब ही समझ लीजिए, नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। पर राष्ट्रवाद का सही मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद का सही मतलब होता है देशभक्ति, देश प्रेम। ठीक है, देशभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना हमारे देश के लिए। तो ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं आज। तो देखिए इस चैप्टर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्टार्टिंग होती है इस चैप्टर की। इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए फर्स्ट हेडिंग जो होगी वो होगी आपकी इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इम्पैक्ट मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का प्रभाव क्या रहा भारत पर, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रिटिश आर्मी वॉज फाइनेंस्ड बाय इनकम टैक्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस इन इंडिया। मतलब जो ब्रिटिशर्स जो थे वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो लड़ने में जो खर्चा आ रहा था वो खर्चा जो है भारत उठा रहा था। किस तरीके से भारत उठा रहा था? क्योंकि भारत में ब्रिटिशर्स ने, देखिए ब्रिटिशर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे, पर उनका मतलब था कि वो युद्ध लड़ने के लिए जो पैसा है वो भारत से लें। वो भारत से उन्होंने कैसे लिया? भारत में इनकम टैक्स लाकर, इनकम टैक्स लेकर आए भारत में पहली बार, आयकर जिसे हम कहते हैं। दूसरा, भारत में उन्होंने जितने भी टैक्सेस वो पहले लिया करते थे वो सभी टैक्सेस के दाम बढ़ा दिए, सारे टैक्सेस बढ़ा दिए। और दूसरा प्रभाव क्या रहा ये हम यहाँ देखेंगे। थ्रू द ईयर ऑफ वॉर, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे यहाँ से, थ्रू द ईयर ऑफ वॉर through the year of war, prices increased doubling. Prices increased double in 1930 to 80। देखिए जब तक युद्ध चला, वैसे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से ही चला है, 1914 टू 1918 है, पर वर्ल्ड वॉर की शुरुआत लगभग 1913 में हो चुकी थी। तो वहां से देखिए तो जितनी भी चीजें भारत में उस समय मिलती थी उन सभी की चीजों की कीमत जो है वो लगभग दुगनी हो चुकी थी। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखेंगे हम यहीं पर। थर्ड पॉइंट है फोर्स्ड रिक्रूटमेंट फ्रॉम इन countryside। मीन्स विलेजेस। तो क्या हो रहा था? जबरदस्ती लोगों को भर्ती कराया जा रहा था आर्मी में। थर्ड पॉइंट ये हो गया आपका, फोर्स रिक्रूटमेंट इन विलेजेस, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश था, लोगों को जबरदस्ती भर्ती कराया जा रहा था आर्मी में। फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम यहाँ पर, क्रॉप फेलियर इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, क्रॉप फेलियर इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया रिजल्टेड इन फूड शॉर्टेज। उसी समय में क्या हुआ? उसी समय में फसलें जो थी भारत में वो ठीक से नहीं हो पाई, जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसका परिणाम हुआ भोजन की कमी पड़ गई भारत में। आखिरी पॉइंट जो है वो है हमारा, लगभग 12 to 13 मिलियन पीपल्स वर डाइड। लगभग 12 से 13 मिलियन लोग जो है वो मर गए थे ड्यू टू अकाल की वजह से, ड्यू टू फेमाइन एंड एपिडेमिक, इस आपदा की वजह से। एपिडेमिक, इस आपदा की वजह से और अकाल की वजह से लगभग 12 से 13
मिलियन लोग मारे गए। और जिसे नहीं पता, जो अनपढ़ है, जिसे मैथ नहीं आता, तो 1 मिलियन इक्वल्स टू कितना होता है? 1 मिलियन इक्वल्स टू होता है 10 लाख। तो ये कितना हो गया? लगभग 1.2 करोड़ से लेकर 1.3 करोड़ इतने लोग मारे गए थे उस समय, जो अकाल पड़ा था, जो आपदा आई थी उसकी वजह से। आगे देखिए, ये तो 5 पॉइंट हो गए इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखिए इसके बाद हम क्या देखेंगे। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो देखेंगे अब हम। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, द आइडिया ऑफ तो ये सत्याग्रह का विचार आया कहां से? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, इसमें हम पहला पॉइंट डालेंगे। इसमें पहला पॉइंट होगा, जैसा कि हमें पता है, गांधी जी कहां से अपनी प्रैक्टिस पूरी करके जनवरी 1915 में, गांधी जी जनवरी 1915 में अपनी प्रैक्टिस पूरी करके साउथ अफ्रीका से कहां आए थे? इंडिया आए थे। सत्याग्रह, सत्याग्रह का विचार कहां से आया? ठीक है, तो ये सत्याग्रह का विचार कहां से आया, तो इसके भी हमें पॉइंट्स लिखने हैं कुछ। तो पहला पॉइंट इसमें आता है कि जब महात्मा गांधी कहां से लौट कर आए? साउथ अफ्रीका से लौट कर आए। जनवरी 1915 में जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौट कर आए, वहां पर वो अपनी जो एम्बेसडर थे उसकी प्रैक्टिस करने के लिए गए थे। तो वहां से जब वो लौट कर आए तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर तो अंग्रेजों का राज चल रहा है, सभी को अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा है। तो उन्होंने भारत को आजाद कराने की सोची। और किस विचार से सोची? कि सत्याग्रह चलाकर वो भारत को आजाद कराएं। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह का हिंदी अनुवाद अगर हम करेंगे तो सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य की राह पर चलना। सत्य की राह पर चलना और सत्य की राह पर चलकर लोगों से आग्रह करना कि हमें हमारे भारत को आजाद कर दीजिए। तो वो था द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो यहाँ से देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। गांधी जी भारत लौट कर आए जनवरी 1915 में। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज। तो वही जो मैंने अभी आपको बताया कि सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्याग्रह का मतलब है सत्य की राह पर चलना और लोगों को सत्य की तलाश में लेकर जाना कि सच्चाई क्या है। 1916 में देखिएगा क्या हुआ। अब धीरे धीरे करके यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, आंदोलन स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले तो गांधी जी गए 1916 में। 1916 में गांधी जी जाते हैं चंपारण बिहार में, ठीक है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण। वहां पर किसके लिए जाते हैं? वहां पर जाते हैं पीजेंट्स के लिए। पीजेंट्स से किसान होते हैं, ठीक है, पीजेंट्स होते हैं किसान। तो वहां पर गांधी जी जो है किसानों के उपलक्ष्य में जाते हैं। वहां पर हो क्या रहा था? प्लांटेशन सिस्टम चल रहा था। प्लांटेशन सिस्टम क्या होता है? प्लांटेशन सिस्टम होता है मतलब खेती करना, प्लांटेशन के जरिए खेती करना। प्लांटेशन के जरिए खेती करना क्या होता है? एक बड़े पैमाने पर जमीन पर फसल की जाती है, उसी को कहते हैं प्लांटेशन। वहां पर परेशानी क्या थी? वहां पर लोगों को ऐसे नहीं कि एक दिन दो दिन के लिए रख लिया, वहां पर लोगों को एक लंबे समय तक के लिए वहां पर मजदूर की तरह रखा जाता था, उन्हें छोड़ा नहीं जाता था, ठीक है। और उन्हें कोई भी वेजेस, एक तो वेजेस उनके फिक्स थे और उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। बिना परमिशन वो लोग बाहर नहीं जा सकते थे। तो उनके खिलाफ 1916 में गांधी जी चंपारण, बिहार के चंपारण में गए। दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है 1917 में। क्या हुआ देखिए 1917 में गांधी जी जाते हैं खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। देखिए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था? फसल क्योंकि इतनी अच्छी नहीं हुई थी तो किसान जो थे वो टैक्स देने के हालत में नहीं थे। किसान क्योंकि टैक्स नहीं दे पा रहे थे, पर सरकार ने क्या कहा था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो सरकार ने कहा कि हमें क्या चाहिए? हमें पूरे टैक्स चाहिए। तो गांधी जी वहां पर गए। गांधी जी ने उनसे कहा कि आप लोग क्या करो, कि वहां के किसानों से कहा कि आप लोग क्या करो, आप लोग उनका विरोध करो, ठीक है, स्ट्राइक करो, धरने पर जाओ। फिर देखिए एक और नया मूवमेंट, तीसरा मूवमेंट जो आता है वो है 1918 में। 1918 में गांधी जी इंटरवेंटेड इन अ डिस्प्यूट बिटवीन, देख लीजिए 1918 में गांधी जी जाते हैं अहमदाबाद में, ठीक है, गांधी जी जाते हैं अहमदाबाद में। अहमदाबाद में वो जाते हैं मिल वर्कर्स के
लिए। मिल वर्कर्स जो थे वहां पर, देखिए वहां पर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही थी, ठीक है, कपड़ों का उद्योग जो चल रहा था वहीं से चल रहा था, तो वहां पर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही थी, मिल वर्कर्स को जितने उन्हें तनख्वाह मिलनी चाहिए उतनी तनख्वाह उन्हें नहीं मिल रही थी। तो गांधी जी ने वहां पर मिल वर्कर्स से कहा कि आप लोग क्या करो, आप लोग अपनी कंपनी के खिलाफ स्ट्राइक्स करो और उनसे 35% वेजेस इंक्रीज करने की डिमांड करो, ठीक है, 35% वेजेस इंक्रीज करने की डिमांड करो। ये नेक्स्ट हेडिंग जो है आपकी वो है दी रोलेट एक्ट। ये रोलेट एक्ट कब आया था? ये रोलेट एक्ट आया था 1919 में। देखिए दी रोलेट एक्ट आता है यहाँ पर। रोलेट एक्ट क्या एक्ट होता है वो आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। देखिए, दिस एक्ट हैड बीन पास्ड ह्यूरिडली थ्रू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये एक्ट जो है वो जल्दबाजी में पास किया गया था। किसके द्वारा? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया गया था। ये एक्ट जो है वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया गया था, जल्दबाजी में पास किया गया था और इंडियन मेंबर्स ने उनका अपोज भी किया था, विरोध भी किया था, पर उनकी बात नहीं सुनी गई। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, इट गिव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर। इस एक्ट को पास होने की वजह से सरकार पर इतना पावर आ गई थी, इतनी पावर आ गई थी कि जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ कुछ राजनीतिक गतिविधियां कर रहे थे, आंदोलन करने की कोशिश कर रहे थे, उन सभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस कर दिया गया था, दबा दिया गया था। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की कोशिश करता था, तो उसे क्या कर दिया जाता था? जेल में डाल दिया जाता था, बिना किसी ट्रायल के, मतलब बिना कोर्ट में पेश किए उन्हें 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। कोई कार्रवाई नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, लोगों को पकड़ा जाता था, गाड़ियों से ले जाया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था 2 साल के लिए। उनका कोई ह्यूमन ट्रायल नहीं होता था, मतलब कोर्ट में उनकी पेशी नहीं होती थी। नेक्स्ट देखिए, तो फिर क्या हुआ? फिर गांधी जी ने सोचा कि सत्याग्रह करते हैं रोलेट एक्ट के विरोध में। तो 6 अप्रैल 1919 में रोलेट सत्याग्रह स्टार्ट होता है, ठीक है। आगे देखिए, वहां पर जहां पर रोलेट एक्ट सत्याग्रह स्टार्ट होता है, एक बड़े पैमाने पर होता है, तो वहां पर मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया जाता है। मार्शल लॉ क्या होता है? वैसे तो हिंदी में से सैनिक कानून कहते हैं। मार्शल लॉ का मतलब होता है कुछ एक विशेष जगह जहां पर पुलिस की बात नहीं सुनी जा रही है, लोग मतलब पुलिस अपना नियंत्रण खो चुकी है जिन जगहों पर, उन जगहों पर सेनाओं को बुलाया जाता है, ठीक है, उन जगहों पर सेनाओं को बुलाया जाता है, तो वो होता है मार्शल लॉ। तो कुछ जगह, जहां भारत में कुछ जगह पर मार्शल लॉ लगा दिया गया था उस समय में, तो वहां पर सेना को बुला लिया गया था कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, और जनरल डायर को उसकी कमान सौंपी गई थी। जनरल डायर को उसकी कमांड सौंपी गई थी। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड